दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज की कहानी जो है वो पिछली तमाम जो कहानियां और जो एपिसोड आप देखते रहे उससे अलग है। अलग इस मामले में है क्योंकि ये हमारे अपने ऊपर है, हमारे पत्रकारिता का जो करियर है उस पर है और जो पत्रकारिता की चुनौतियाँ हैं उन पर है। पत्रकारिता की चुनौतियों पर बहुत सारे सेमिनार होटलों में होते रहते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे होते रहते हैं। मंत्री, संतरी और तमाम बड़े बड़े बौद्धिक लोग उनमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन इन चुनौतियों का कोई निदान अभी तक निकल नहीं पाया है। हमारी कहानी उसी से जुड़ी है और उस कहानी के नायक हैं बृजेंद्र बहादुर मौर्य, जो पिछले 5 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। अवधनामा में पत्रकार हैं और विशुद्ध पत्रकार, लेकिन उसके साथ साथ अभी इन्होंने अपना एक नया वेंचर शुरू किया है, पापाचार। पत्रकारिता की चुनौतियां यहीं से शुरू होती हैं और हम अपने कुछ सवालों के जरिए बृजेंद्र से जानेंगे कि कैसे ये सफ़र रहा। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पत्रकारिता आपने शुरू की जब 5-6 साल पहले, क्या सोच के शुरू किया था और कैसे वो दौर आगे बढ़ा? देखिए, जिस समय मैं इस फील्ड में आया उस समय हमारे एक दूर के मित्र थी, उनके ख़ानदान में एक मर्डर हो गया था। उस मर्डर में पुलिस ने तकरीबन 1 महीने तक खोजबीन करी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नया मतलब अपने उतार पे बढ़ रहा था। अब उस दौरान मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया आप भी कुछ कोशिश कर लो, हो सकता है जिसने मर्डर किया है, ये कहानी है फर्रुखाबाद की, फर्रुखाबाद ज़िले की, उत्तर प्रदेश में ही है, तो हो सकता है वो पकड़ में आ जाए। अब मैं पूरी तरीके से नया था, कॉलेज लाइफ उस समय चल ही रही थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या कैसे प्रशासन क्या करता है, कानून क्या करता है, ज़िला प्रशासन क्या करता है। लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने लोगों से मदद मांगी। मदद मांगने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मेरे लिए बड़ी ज़्यादा, कहते हैं कि एक मौका देने वाली थी। पता नहीं कोई ऐसा एक अच्छा व्यक्ति रहा होगा जिसने मेरी बात सीधे सीएम कार्यालय, उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ तक पहुँचा दी। मुख्यमंत्री के उस समय विशेष सचिव हुआ करते थे रिगजियान सैम्फिल, इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं है, इस समय वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे हैं शायद, मुझे सही से ध्यान नहीं है। तो डायरेक्ट उनका ही कॉल आया था, उनके सीयूजी से नहीं, सीयूजी नहीं, शायद उनका पर्सनल नंबर था, उनसे कॉल आया। उन्होंने बोला जी मौर्य जी क्या समस्या है आपकी, थोड़ा बताइए तो मैं आपकी मदद कर सकूँ। मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा बात था, बहुत बड़ी बात थी कि एक साइकिल से चलने वाले इंसान के पास मुख्यमंत्री के विशेष सचिव का फोन आ जाए और वो भी एक सिर्फ मर्डर के मामले को लेकर। तो खैर मुझे वक्त मिला, मैं गया। उस समय लोक भवन नहीं हुआ करता था, एनेक्सी हुआ करती थी। जिंदगी में पहली बार मैं पंचम तल पर गया था। ये एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा वो हो जाता है। उसमें वीआईपी वाली फीलिंग आ रही थी। एनेक्सी के बाहर मैंने साइकिल खड़ी करी थी और फिर एकदम राजाओं की तरह मुझे अंदर ले जाया गया। 2 पुलिसकर्मी भी थे साथ में, लेकर गए। रिगजियान सैम्पल सर ने पूछा जी बताइए मैं आपके लिए क्या करता हूँ। मैंने कहा सर जो परिवार है वो रिक्शे वाला था और अब बच्चे कहाँ जाएंगे आप ये बताएं। उन्होंने बोला ठीक है आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा सर परिवार वालों की थोड़ी मदद हो जाए और थोड़ा सा जो आपराधिक जिसने अपराध किया है वो गिरफ्तार हो जाए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, आप परेशान ना रहिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी और आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। फिर हुआ ये कि वहीं से तुरंत फैक्स गया। उस समय ये व्हाट्सएप और फ़ोन पे उस समय उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, क्योंकि बड़े अफसर हमेशा फैक्स से ही अपना, फैक्स या ईमेल हुआ, इन सब चीज़ों से अपना कम्युनिकेशन करते हैं अपने अधीनस्थों से। गया मैं, जैसे एनेक्सी से बाहर निकला पहले तो डीएम का कॉल आया फर्रुखाबाद, फिर उसके बाद एसपी का कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि सर अरे आप वहाँ कहाँ पहुँच गए, एक बार हमसे बात करते। मैंने कहा भाई मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ पहुँच गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये डीएम मुझे फ़ोन कर रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आईपीएस एसपी मुझे फ़ोन कर रहा है। बोले कि वो 1 हफ्ते का वक्त दीजिए और फिर मैं कुछ करता हूँ। खैर उन लोगों ने जैसा भी किया होगा, अपराधी भी अरेस्ट हो गया और आर्थिक मदद भी हो गई। फिर उसी समय एक हमारे पत्रकार भाई थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, फिर मैंने वो चीज़ एफबी पे लिखी कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ रिगजियान सैम्फिल साहब का, तत्कालीन सीएम साहब का। तो एक ने लिखा कि भैया हमारे यहाँ गोरखपुर में एक तालाब का निर्माण हो रहा है और उसमें 72 लाख रुपए लग रहे हैं। मैंने तो वो कह रहे कि थोड़ा आप कोशिश कर लीजिए। मैंने अरे भैया आप मुझे कहाँ कह रहे हो, मेरी इतनी हैसियत है ही नहीं ये सब कुछ करे। कहे नहीं मैंने आपके एफबी पे देखा।
मैंने कहा सर वो बस ऐसे ही थे। फिर उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी की रशियन लैंग्वेज की HOD हुआ करती थी मैम, डॉक्टर साबिरा हबीब, उन्हीं के यहाँ मैं किसी काम से गया था। तो उस समय अवधनामा, जहाँ पर मैं अभी इस समय काम कर रहा हूँ, उसका सेमिनार चल रहा था। तो मैंने सर से मतलब बहुत ही, उस समय कॉलेज लाइफ से नहीं निकला, तो तेज़ तर्रार भाषा में किसी मुद्दे पे कुछ टिप्पणी की थी। तो सर ने कहा कि यार काम के हो तुम, आओ। ठीक है, मैं गया और उस समय ABCD मुझे कुछ भी नहीं पता थी। तकरीबन एक साल से ऊपर ही सिर्फ इधर उधर जाने में, चीज़ों को समझने में, खबर को कैसे लिखा जाता है, उसका एंगल कैसे निर्धारित किया जाता है, सरकार की खबर है उसको कैसे सरकार तक भी ले जाना है, नेगेटिव भी नहीं लेना है, और कौन सी चीज़ जो नेगेटिव है उसमें भी पॉजिटिविटी खोजना, ये सब सारी चीज़ें सीखा उन लोगों ने मुझे सिखाया। और पत्रकारिता में एक सबसे बड़ा जो अहम रोल होता है वो होता है प्रोनाउंसिएशन का, बोलने के तरीके का। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है ही नहीं कहीं, उत्तर प्रदेश है। सा और शाह, इन दोनों में अंतर बहुत कम जगहों पे सिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पे वो भी सीखा। फिर 1 साल के बाद मैं वेतनभोगी हो गया, और मैं ऐसी जगह, अवधनामा एक ऐसी संस्था है जहाँ कुछ भी हो जाए सैलरी आपको समय पे मिलेगी। क्योंकि जो हमारे वकार रिजवी सर थे, अब वो दुनिया में नहीं है, उनका एक ही चीज़ कहना था कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। तो वही उनका फंडा रहा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पिछले साल उनकी कोरोना से डेथ हो गई थी। वो वेंटिलेटर पे थे, तब भी उन्होंने वीडियो कॉल से भाभी को बोला कि सबकी सैलरी आज ही के दिन समय पर चली जानी चाहिए। गई। अब हुआ ये कि देखिए चीज़ें आप देख रहे हैं, सिलेंडर कहाँ जा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है। 5 साल पहले पेट्रोल का क्या था, मैं सरकार पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो, महंगाई बढ़ी है, टिप्पणी करने की। हाँ नहीं, महंगाई बढ़ी है, ऐसा ना हो कि कल को पता चले कुछ नई पुरानी चीजें निकले। देख रहा हूँ तो घर के सामने जीप खड़ी है, हाँ कुछ, हालांकि ऐसा मेरा कुछ है नहीं। तो दवाइयों का भी खर्चा बढ़ रहा है, स्कूल के जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी किताबों का हर साल कोर्स चेंज हो रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो महंगाई को बढ़ाती जा रही हैं, घटा बिल्कुल नहीं रही हैं। तो हालांकि मुझे अभी वेतन मिलता है और मुझे लगता है कि आगे भी वेतन बढ़ के ही मिलना है, धीरे धीरे कम नहीं होना है, लेकिन उस वेतन से दाल रोटी तो हो जाता है, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं थोड़ा सा दिक्कत करती हैं। जो आपका भविष्य जिस तरीके से मैनेज करना है, हाँ जी, जो और ज़रूरतें हैं वो नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, थोड़े बहुत सोशल वर्क्स भी अपने हो जाते हैं आप लोग की मदद से और भी कई लोगों की मदद से। तो उसमें कभी कभी मामला ऐसा फंस जाता है कि उस समय तत्काल किसी को कुछ मदद की आवश्यकता होती है, भले 500 की हो। मान लीजिए हमारी जेब में अगर उस वक्त 500 नहीं है, तो हम उसकी मदद के लिए, जो फौरी तौर पे उसको मदद होनी है, वो हम मैनेज कैसे करें। अब मैनेज करने के लिए तो पैसा होना चाहिए, या तो उसके पास इतना वक्त होना चाहिए कि मैं लोगों से डोनेशन करवा के उसको दे सकूं। तो एक वो भी थोड़ी सी बड़ी समस्या है। तो उसी का नतीजा, टोटल आउटपुट ये रहा कि कुछ अलग किया जाए, कुछ ट्रेडिशनल किया जाए, जिसके बारे में अब आगे जो है बात होगी। तो उससे फिर आपका कदम आगे बढ़ा और आपने पापाचार जी की स्थापना की। जी, ये कैसे किया और इसके बारे में कुछ फिर बताइए। पत्रकारिता में आने के बाद चूंकि हमारे ऑफिस में इक्विपमेंट्स थे, अंजलि फिल्म प्रोडक्शन आपने सुना होगा, उसकी भी स्थापना हुई। इसमें हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं जो लोगों को के मन में अवेयरनेस फैलाती है, चाहे वो बच्चों से जुड़े हो, चाहे वो बड़ों से जुड़ी हो। और उसके बाद एक्चुअली जो आप पापाचार बोल रहे हो, पापाचार नाम नहीं है, अच्छा, उसका नाम है प्रेम और पौष्टिक अचार। अच्छा, प्रेम और पौष्टिक P.A.P.A पापा, लेकिन अब नाम आया पापा। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमारी सहयोगी हैं अंजलि पांडे, उनकी माताजी ने, चूंकि हमारे घरेलू संबंध है आपस में, तो उनकी माताजी ने कई साल पहले उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से अचार बनाने की 1 वर्षीय ट्रेनिंग ले रखी थी। अब चूंकि उन्होंने कई बार कोशिश की उसको शुरू करने की, कि अब जब ट्रेनिंग ले ही रखा है तो क्यों ना उसको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित किया जाए, लेकिन वो चीज़ें शायद वक्त और आर्थिक स्थितियों के चलते नहीं हो पाई। लेकिन जब ये चीज़ मेरी नॉलेज में आई, मुझे पता चला, तो मेरे मन में भी था कि अब अगर हुनर है तो क्यों ना इसको थोड़ा सा पुशअप किया जाए। तो ये हुआ कि शुरू करते हैं, जो भी बजट होगा देखा जाएगा। तो शुरुआत बड़े ही छोटे, बहुत छोटे स्तर से हुई थी, और अभी मौजूदा समय में
भी हम फर्श पे ही हैं, लेकिन हो सकता है शब्द शब्द पे आने के बाद हम अर्श पे भी चले जाएं। और मैं ऐसी दुआ भी करूंगा जो बिल्कुल शुभकामनाएं आपको जो दर्शक मुझे देख रहे हों, हाँ। या जो शब्द शब्द शैलेंद्र देखते हों, और बहुत ही अच्छा वर्ग इसे इस चैनल को देखता है। मैं खुद भी देखता हूं, आप अक्सर अच्छे लोग के इंटरव्यूज करते हैं, जो नए नए उठ रहे हैं, जिन्होंने समाज में कुछ नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वो भी आप लगातार अपने चैनल के माध्यम से जनता तक ले जाते हैं। क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अनपढ़ व्यक्ति के पास भी अपनी बात को रखने का, उसको बताने का। अनपढ़ व्यक्ति अखबार पढ़ पाए ना पढ़ पाए, वेबसाइट पढ़ पाए ना पढ़ पाए, लेकिन वीडियो सुनता है, देखता है। और चूंकि वॉइस का फीचर सारे स्मार्टफोन में है, उसने यूट्यूब खोला, बोल दिया शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह का एपिसोड आ गया, आदमी देख रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे जैसे भी फर्श पे रहने वाले इंसान के पास आए और अपने चैनल में मुझे अपनी जगह दे रहे हैं। तो बेसिकली पापा जो अचार है PAPA, उसकी स्थापना जुलाई के शुरुआत में हुई है। अभी जो स्टार्टिंग थी वो हमारी 7 किस्म के अचारों से थी, और अभी मौजूदा समय में हमारे पास 14 किस्म के भारतीय ट्रेडिशनल अचार मौजूद हैं, जो लखनऊ के कई घरों के थालियों का स्वाद बढ़ा रहे हैं। वो 4 किस्म क्या क्या है? आम 14 अब हुआ, शुरुआत 4 कौन? हाँ, शुरुआत में हमारे पास आम था, और आम का छोटा भाई कहा जाता है अंबार। अंबार आप लोगों ने दर्शकों, अंबार आप लोगों ने देखा होगा, हरे कलर का होता है, वो भी आम की तरह होता है, और लेकिन खट्टा होता है, रेशेदार। हाँ जी रेशेदार। लेकिन जैसे आप रेशेदार कह रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने आम का अचार बनाया वो जो नया लगा था उसी बनाया था, तो उसमें रेशे कम थे, नहीं थे, कम नहीं, बिल्कुल नहीं थे। अच्छा। लेकिन अभी जो हमारे पास खेप है उसमें कुछ में रेशे हैं, एक अलग रेशे वाला है, क्योंकि कुछ लोग रेशे वाला पसंद करते हैं क्योंकि उसको चूस के खाने में मजा आती है, और कुछ लोग वैसा है। तो एक तो अंबार का हो गया, आम का हो गया, लहसुन का हो गया, अदरक का था, और करेले का था। अच्छा। ये उस वक्त था। अब 14 बाकी कौन कौन से हैं? थोड़ा सा अब मैं भूल जाऊं तो माफ कीजिएगा। अभी हमारे पास आम है, आम करेला है, लहसुन है, मसाला नींबू है, हींग नींबू है, मसाला मिर्चा नींबू मिक्स है, अदरक है, अंबार तो ही है, और अब ऐसे तुरंत मुझे याद नहीं आ रहा, मैं पीछे से देख के थोड़ा सा बता। हाँ, हमारे पास कटहल भी है, हमारे पास मिक्स भी है, और खट्टा मीठा नींबू भी है। हाँ, ये हैं इतने, 14 मुझे तुरंत अब नहीं याद हो पा रहे हैं। हम लिस्ट दे देंगे। हाँ जी बिल्कुल, लिस्ट अभी दर्शकों आपके स्क्रीन पे पूरी आ जाएगी जी। तो अब कैसा इसका रिस्पांस है और कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं? रिस्पांस के बारे में आपने बताया क्वेश्चन के, बहुत सब मैं इसी क्वेश्चन का इंतज़ार कर रहा था। एक्चुअली मैं इंडियन मार्केट्स में अचार की जो मार्केट है तो बहुत बड़ी, लेकिन उस तरीके से कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पा रहा। कारण उसका ये है कि जिसने भी शुरू किया उसने बड़े बजट से शुरू किया। बड़े बजट में क्या है, जब आप हाथ से नींबू काटते हैं और या मशीन से काटते हैं, दोनों में थोड़ा सा 0.1% अंतर जरूर आ जाता है, हर हालत में आ जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप जो रोटियां हैं, अगर आप मशीन की बनी हुई खाएंगे और हाथों की बनी हुई खाएंगे, तो दोनों में स्वाद और उसके डिजाइन, उसके पकने का अंतर समझ में आ जाएगा आपको। तो जो अभी जो सारी चीज़ें हैं वो मैन मेड हैं, हम लोग खुद करते हैं। और जो इसकी प्रमोशन की बात कर रहे हैं, अभी जो हमारे जानने वाले, जैसे मान लीजिए आप हैं, और आज जाहिर सी बात है मैं आपको अचार खिलाऊंगा ज़रूर, और खाने के बाद मैं ये निश्चित तौर पे अभी कह रहा हूँ कि आप दूसरे को कहेंगे जरूर। अगर किसी ने आपके सामने बोल दिया कि यार ये थोड़ा सा अचार देना, तब आप कहेंगे कि ठीक है ये वाला अचार खा लो, लेकिन आगे जब कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे मित्र हैं, उनका अचार जो है, उनके यहाँ अचार का निर्माण होता है, उसको ज़रूर खाइएगा। सोशल मीडिया का हम सहारा ले रहे हैं, लोगों से व्यक्तिगत भी कह रहे हैं, और 2 ई-रिक्शा पे हमारा लगा हुआ है। हमने फेसबुक से मदद ली है, हमने इंस्टाग्राम से मदद ली है, हमने लोगों से मदद ली है, हमने आप जैसे भाइयों से मदद ली है, हमने कई सारे लोगों से मदद ली है। तो अभी जो प्रमोशन है वो उसी टाइप से चल रहा है। अब चूंकि अभी हमारे पास इतना ऑर्गेनिक प्रोडक्शन भी है और ऑर्गेनिक हाँ जी प्रोडक्शन भी हो रहा है। जी प्रोडक्शन और प्रमोशन, पब्लिसिटी, दोनों ही वो ऑर्गेनिक है। देखिए अभी हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम बड़े बड़े अखबारों में दे पाएं, टीवी पर दे पाएं। जैसे आप देख रहे हैं टीवी पे क्रीम का 30 सेकंड का प्रचार चलता है, लेकिन उसमें वो करोड़ों का खेल हो जाता है। लेकिन अभी करोड़ों तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, लेकिन आप सबकी अगर दुआएं रहेंगी, आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहेगा, तो उस चीज को जरूर मीट आउट किया जा सकता है। ये तो अचार की बात है।
आपका पत्रकारिता जीवन साथ साथ चलता रहेगा, क्या दोनों के बीच में कोई चुनौतियाँ, कोई दिक्कतें आती, कैसे मैनेज करेंगे? चुनौतियाँ, हाँ, एक साथ दो काम करने वाली जो बात है ये, दरअसल अवधनामा ये उर्दू और हिंदी अखबार है इस समय। उर्दू बहुत पुराना है और हिंदी 2003 या ऐसे कुछ उस समय लॉन्च हुआ था। तो वहाँ का जो स्टाफ है वो अपने एम्प्लॉयज़ की दिक्कतों को अपने फैमिली की तरह उसको समझता है। अभी चूंकि हमारी नाइट शिफ्ट है, रात का समय है, हमें नाइट शिफ्ट में अपनी ड्यूटी देनी होती है, तो दिन में मैं अचार के लिए वक्त निकाल लेता हूँ, उसके रॉ मटेरियल्स लाने, उसके मसाले लाने या और भी एक्सेट्रा चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आराम से कर लेता हूँ। और शाम को नॉर्मल एकदम बिना किसी मेंटल प्रेशर के ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पे भी आराम से मज़े से एकदम काम हो जाता है। फिर सुबह वही एनर्जी के साथ फिर अपना अचार वाला देख लिया और फिर कोई दिक्कत नहीं। ये नौकरी की समस्या, लेकिन हमारी एक सामाजिक समस्या भी होती है जी। तमाम लोग होते हैं जो पत्रकारों के बारे में तमाम तरीके की धारणाएं हैं, हाँ, और उनको भी लगता है कि इससे वो पत्रकारिता के साथ अचार बेच रहे हैं। कुछ ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है? अभी तो देखिए इस टाइप के सवाल मैं बताऊं, मैंने एक बार एफबी पे उसको डाला था, प्रमोट के लिए डाला था। एक महाशय हैं, उन्होंने लिखा कि अखबार के ऑफिस में अब अचार, चूंकि मुझे पता था कि जब हम कोई, मैं क्या आप भी अगर कोई अपने घर की स्थिति को सही करने के लिए, अपने पारिवारिक स्थिति को सही करने के लिए, अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को और मजबूत करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जब आप कुछ शुरू करते हैं तो आपको ये कहने के लिए कि भाई तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूं, इसकी गिनती आप उंगलियों पे करते हैं। लेकिन जो टोंट मारने वाले होते हैं उनकी संख्या थोड़ा ज्यादा रहती है। मैं मेंटली पूरी तरीके से तैयार हूं, अभी भी तैयार हूं, आगे भी तैयार रहूंगा। मैंने उनको कहा कि थैंक यू सो मच सर, लेकिन अगर आप पोस्ट पढ़ते तो शायद आपको समझ में आता कि जो अखबार का ऑफिस है वहां अचार नहीं बिकता है, उस ऑफिस के हॉल में सिर्फ उद्घाटन है और ये होम डिलीवरी है। हालांकि जब उनको बाद में महसूस हुआ तो एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली, उन्होंने उस पोस्ट को शेयर भी किया था और मेरी तो पोस्ट को शेयर ही किया था, अचार वाले प्रमोशन को, दूसरे की पोस्ट को भी शेयर किया था। अच्छा। हालांकि मेरी नाराजगी उनसे अभी हटी नहीं है, अभी वो बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उस नाराजगी को दूर कर देना चाहिए। तो अगर कोई मुझे इस तरीके से कहता है तो मैं एकदम सीना तान के मैं कह सकता हूं कि ये रही मेरी स्लिप जो मुझे वेतन मिलता है ईमानदारी का, और ये रहा मेरे अचार का ये 1 रुपए मुझे प्रॉफिट मिल रहा है या जो मिल रहा है, और ये रहा मेरा घर। आप पूरी तरीके से खुजवा लीजिए, 1 रुपए अगर बेईमानी का मिल जाए तो मैं ये अचार भी छोड़ दूंगा, नौकरी भी छोड़ दूंगा। तो दोस्तों ये है कहानी एक ईमानदार पत्रकारिता की और पत्रकारिता की चुनौतियों की। लेकिन जो एक मूल बात है वो ये है कि हमको किसी आलोचना से घबराना नहीं है, हमें वो काम करना है जो हम समाज में सबके सामने फेस कर सकते हैं और हम खुद पे ये भरोसा कर सकते हैं, हाँ आज हमने ये काम समाज के लिए और अपने पेशे के लिए ईमानदारी से किया है। हम रात में आराम से सो सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि हमें कहीं उलझना है। एक चीज़ मैं आप फिर से कहना चाहूँगा इसी आपके प्रश्न पे, वो ये है कि कोई भी हो होता क्या है कि जो कुदरत है ना, नेचर, वो हमें मेंटली प्रिपेयर करवा रही होती है चीज़ों को लड़ने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए। तो एक उनका दोहा था, निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए। तो जो बुराई करने वाला बिल्कुल नहीं घबराना है। साथियों, दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या कुछ भी नई चीज शुरू कर रहे हो, टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगर आप उनसे बहस करेंगे आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। वही एनर्जी अगर आप अपने स्टार्टअप में लगाएंगे तो वो आपको आउटपुट देगा, लेकिन अगर आप उससे बहस करेंगे वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएगा और वो आपको मेंटली टॉर्चर करेगा, मेंटली परेशान करेगा। वो व्यक्ति उतना नहीं परेशान करेगा जितना आप खुद स्वयं को सोच के परेशान कर देंगे। एक किस्सा ये है, मेरे साथ हमारा दोस्त था, उसने हमको एटीएम की कहानी बताई थी। उसने बताया था कि क्या कहते हैं, कोई दोस्त उसका विदेश गया और ये हुआ कि क्या कहते हैं यार पैसा निकालना है। उस समय भारत में एटीएम का उतना क्रेज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो उसने एक से पूछा, भैया वो पैसे निकालने बैंक कहाँ है? तो उन्होंने कहा यहाँ पे बैंक की जरूरत थोड़ी ना होती, मशीन लगी, मशीन से निकाल लिया हमने पैसा। हमने कहा यार कौन सी मशीन है यार, ये जो है पैसा है, गिनती कैसे क्या है। लेकिन फिर उसने देखा, लेकिन वो हुआ। भारत में लोगों ने मजा, कैसे मशीन से कहाँ, अरे कहीं कुछ नहीं। और दूसरी चीज,
अब सबको पता है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, 71% या 61% क्या कहते हैं धरती पर पानी है, लेकिन फिर भी हम और आप बोतल का पानी पी रहे हैं। जब बोतल के पानी की भी यही कहानी है, जब शुरू किया गया तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि पानी कौन पिएगा बोतल से खरीद के। आज मैं भी खरीद के पी रहा हूं, आप भी पी रहे हैं। किसी की बातों से अपने मन को विचलित बिल्कुल भी नहीं करना है। एक और चीज बता दे रहा हूं, शब्द शैलेंद्र सिंह, अगर पहले ही एपिसोड में शैलेंद्र भैया अगर हार मान जाते कि अरे यार व्यूज नहीं है और सब्सक्राइबर नहीं है, तो शायद आज ये हजारों की संख्या में सब्सक्राइबर नहीं होते और जो व्यूज हैं वो जेन्युइन ना होते। लेकिन आज के समय में मैं देखता हूं जो आपके व्यूज हैं वो देखे हुए होते हैं, वो बोट व्यूज नहीं होते। बोट व्यूज इन द सेंस कि जो सिस्टम जनरेटेड व्यूज है। तो किसी भी चीज में मुझे नहीं लगता है कि इंसान को हिम्मत हारनी चाहिए या लोगों की टांग खींचने से घबराना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये थी ब्रिजेंद्र के साथ हमारी बातचीत। हमारे साथी हैं, मित्र हैं, भाई हैं। हम लोग फिर किसी एपिसोड में मिलेंगे और किसी दिन हम इत्मीनान से दिखाएंगे। सर मैं एक चीज, सिर्फ एक लाइन देखिए दर्शकों, आप लोग वीडियोस तो देख ही रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर जो नया बंदा हो वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो चैनल का लिंक कॉपी करके अपने एफबी पे शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस पे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीजें समाज में आनी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं अब आपको बता सकूं कि अगर आपको भी 14 किस्म के जो अचार हैं उन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी लिखा है, उस पर वेबसाइट भी लिखी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं नंबर अपना दोहरा दे रहा हूं, जो उसका अचार से रिलेटेड इश्यू है, उस जानकारी या मटेरियल मंगाना हो, 8299599829, इस पे आप जानकारी कर सकते हैं, अपने घर भी मंगवा सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत मजा आएगा अगर कोई ये चैनल देखकर और फिर ऑर्डर करे और फिर मुझे बोले पहले कि सर मैंने शब्द शैलेंद्र पर आपकी वीडियो देखी, मैं अचार ऑर्डर करना चाहता हूं। मैं उन सबको इंस्टेंटली 5% डिस्काउंट जरूर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दोबारा रिपीट हो जाएगा और बाकी ब्रिजेंद्र के जो लिंक है वो भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।